आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और ये वो वक्त है जब देश विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ। और ऐसे में हमारी विरासत को संजोने वाली शख्सियतों को, देशवासियों को भी देश सम्मान दे रहा है क्योंकि वे हैं हमारे पर्व। नमस्कार, स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं ऐसी शख्सियतों की कहानियां जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हुए समाज और देश के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने न केवल कला और संस्कृति को समृद्ध किया, संरक्षित किया, बल्कि वे भी जो शारीरिक बाधाओं से पार पाते हुए देश के गौरव और सम्मान के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि ये हैं हमारे पर्व। ये एक जनजातीय नृत्य है। कहाँ से हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ नारायण। कौन से जनजाति का नृत्य है ये? गोंड। गोंड जनजाति का ये नृत्य है जो दिखा रहे थे। आपके हाथ में जो वाद्य यंत्र है इसको क्या बोलते हैं? मांदरी। और ये कुटुरका। इनकी जनजाति की विशिष्ट नृत्य कला और उसके साथ प्रयोग होते हुए ये वाद्य यंत्र। और इस तरह की कितनी ही जनजातियां हैं हमारे देश में जिनकी परंपराएं संरक्षित करनी बहुत जरूरी है। आपको याद है कुछ बातें हमारे घरों में ऐसी होती जो हम कहते हैं कि दादी बहुत अच्छा करती थी, नानी को इसके बारे में पता था, लेकिन ये परंपराएं हमारी वक्त के साथ लुप्त हो जाती है क्योंकि हम उन्हें संरक्षित नहीं करते। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की भी एक जनजाति है जिसकी जनजातीय कला कहलाती है कंचुमेलम कंचुथलम, जिसे प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है सकीना रामाचंद्रैया को। उन्होंने अपनी जनजाति की परंपराएं संरक्षित करने, इसका इतिहास संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए। यहाँ तक कि रामाचंद्रैया अकेले ऐसे इंसान हैं जो कोया जनजाति के सरक्का मरक्का जात्रा को, इस त्योहार के बारे में वो अकेले हैं अपनी जनजाति की जो इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। हमारी इन कलाओं को जो लोग संरक्षित कर रहे हैं वे एक अमूल्य कार्य कर रहे हैं और इसीलिए सरकार भी उनके प्रयास को पहचान दे रही है और उन्हें दे रही है पद्मश्री का सम्मान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोया आदिम जनजातीय समूह से संबंधित है जनजातीय कला कंचुमेलम कंचुथलम, जिसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के कोया जनजाति के डोली उप संप्रदाय से संबंधित लोक गायक और ढोल वादक सकीनी रामाचंद्रैया को, जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कंचुमेलम कंचुथलम वादन कला अपने पूर्वजों से सीखी और इसके संरक्षण का बीड़ा उठाया और अपनी जनजाति की समृद्ध विरासत और इतिहास को संरक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ఇప్పుడు కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాగిరి కొత్తగూడెం జిల్లా అయింది। ఇప్పుడు మాది मेरा नाम सकीनी रामचंद्रैया है। मैं 15-16 साल की उम्र से इस वाद्य यंत्र को बजा रहा हूँ। हमारे देवी देवताओं और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से कंचुमेलम कला में मैंने बहुत तरक्की की है। मैं विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजा लेता हूँ। मैं संगीत के साथ साथ गीत भी गा लेता हूँ। इस वाद्य यंत्र को बजाकर हम हमारे देवी देवताओं के लिए नृत्य करते हैं। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद मुझे पद्म पुरस्कार मिला है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अपनी प्राचीन परंपराओं को सींचने की जिम्मेदारी के प्रति गंभीर सकीनी रामाचंद्रैया अपनी जनजाति में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो तेलुगु और कोया भाषा में पवित्र त्योहार समक्का सरक्का जात्रा का इतिहास बता सकते हैं। उनकी विशेषता ये भी है कि वे तेलुगु और कोया भाषा में देवी समक्का सरक्का की संपूर्ण कथा बिना रुके 24 घंटे गा सकते हैं। भावी पीढ़ियों के लिए अपनी जनजातीय कलाओं को संरक्षित करने के लिए वे उन युवाओं को भी इन कलाओं से जोड़ रहे हैं जो इसे सीखने में रुचि रखते हैं। मेरे पिता को 12 साल की उम्र में यह कंचुमेलम कला विरासत में मिली है। मेरे पिता इस वाद्य यंत्र को बजाकर आदिवासियों का इतिहास बताते हैं। मेरे पिता 12 साल की उम्र से लेकर अब तक इस कला को संरक्षित कर रहे हैं। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए
युवाओं को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। युवाओं को कंचुमेलम कला सिखाने के लिए मेरे पिता ने एक स्कूल की स्थापना की है। हमारे पिता को पद्मश्री पुरस्कार देने के लिए हम सभी सरकार के विशेष रूप से आभारी हैं। कोया जनजाति की कला कंचुमेलम कंचुथलम विलुप्ति की कगार तक पहुंच चुकी थी। और रामाचंद्रैया शायद आखिरी डोली कलाकार हैं जो इस कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। ढोल जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग करते हुए आदिवासी सरदारों के इतिहास को एक विशिष्ट शैली में शानदार तरीके से गाने की उनमें अद्वितीय क्षमता है। उनकी जीवन गाथा पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी, जिससे उनके प्रयास सुर्खियों में आए। अपनी मेहनत, लगन और निरंतर कोशिश से विलुप्त होती इस कला को जीवित करने वाले संकिनी रामाचंद्रैया को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी कलाकार को इतनी तन्मयता से काम करते देखने का भी अपना ही आनंद है ना। कितनी खूबसूरत बात है ना। और हमारी पारंपरिक कलाओं में यही तो खूबसूरती है कि सभी लोग इसकी ओर वापस आकर्षित होते हैं। जैसे कोंगमपट्टू एवी मुरुगय्यन जो थविल की ओर आकर्षित हुए। उनके पिता भी थविल बजाते थे, उन्होंने भी थविल बजाना शुरू किया। और थविल एक ढोलक नुमा एक वाद्य यंत्र होता है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कर्नाटकीय संगीत में थविल शैली के साथ भी इसका बहुत विकास किया, इसके साथ जुड़े रहे। कितने ही जाने माने कलाकारों के साथ उन्होंने थविल बजाया है, जिनमें उस्ताद अल्लाह रखा भी शामिल हैं। इतना समर्पण और इतना प्रेम, इतना लगन, स्नेह किसी कला के साथ, तभी तो उन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान। शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली में अपने 50 वर्षों के योगदान के लिए प्रसिद्ध कोंगमपट्टू एवी मुरुगय्यन ने वर्तमान में थविल वाद्य यंत्र में अपनी जो पहचान बनाई वो शायद किसी और को नहीं मिली। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के कोंगमपट्टू गांव में जन्मे एवी मुरुगय्यन के पिता विवेकानंदम भी एक थविल संगीतकार थे और मुरुगय्यन ने थविल का प्रारंभिक पाठ अपने पिता से ही सीखा। कला के प्रति समर्पण ही है कि उनका संपूर्ण जीवन ही कर्नाटक संगीत की थविल शैली से परिभाषित होता है। मैं पिछले 25 वर्षों से थाविल शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 400 से अधिक छात्रों को थाविल संगीत सिखाया है। मुझे खुशी है कि मेरी कला को सम्मानित किया गया। मैं अभिभूत हूँ कि एक कलाकार के रूप में जो एक छोटे से गांव में रहने वाला इंसान है, उसे बिना किसी राजनीतिक सिफारिश या किसी अन्य समर्थन के बिना पुरस्कार मिला है। मैं इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोंगमपट्टू एवी मुरुगय्यन ने लोक संगीत की इस दक्षिण भारतीय शैली थविल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही थविल के प्रतिपादक पद्मश्री A.R. सुब्रमण्यम से इसकी बारीकियां सीखी और कई वर्षों तक उनके साथ कला प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला सरकारी संगीत विद्यालय में थविल शिक्षक के रूप में करीब 33 साल तक कार्य करते हुए लगभग 300 छात्रों को थविल सिखाने का भी काम किया। उन्हें अपने दौर के कई बड़े नामचीन संगीतकारों जैसे प्रसिद्ध वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम और विश्व प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के साथ प्रस्तुति देने का भी सुअवसर मिला। उन्होंने 1985 में पेरिस में भारतीय महोत्सव में नाथ स्वर विद्वान तिरुविजापी जयशंकर तथा थविल चक्रवर्ती वलैयापति A.R. सुब्रमण्यम के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही कई बड़े मंदिरों, प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों और राष्ट्रपति भवन में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है श्री कोंगमपट्टू एवी मुरुगय्यन जी को। कोंगमपट्टू ये छोटा से गांव से आकर और 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, मतलब ये छोटी बात नहीं है। 7 साल से इन्हें तबला इंस्ट्रूमेंट प्ले करते आ रहे हैं। इनका फैमिली भी म्यूजिकल बैकग्राउंड है, इसलिए इनको म्यूजिक के ऊपर बहुत इंटरेस्ट आया है।
इनके गुरु पद्मश्री वलयपट्टी AR सुब्रमण्यम, इनसे सवाल सीखा और इनका साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन लोग म्यूज़िक परफॉर्म किया था। पद्मश्री कोंगम्बट्टी AV मुरुगैयन गवर्नमेंट स्कूल टीचर है और इन्होंने 500 का ऊपर स्टूडेंट इनका पास है और बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था कलेक्टर से। तमिलनाडु गवर्नमेंट इनको कलैमामणि अवार्ड दे के प्राउड किया है। इन्हें 8 टॉप ग्रेड आर्टिस्ट इन ऑल इंडिया रेडियो पुदुचेरी। 2010 में राजभवन से तमिल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था और APJ अब्दुल कलाम से अवार्ड भी मिली है। इनके पास अवार्ड का कम नहीं है, पद्मश्री अवार्ड इंटरनेशनल तमिल स्टार बन गया है। ही इज ए ट्रूली इंस्पिरेशन ऑफ यंग तमिल मास्टर्स। बैरल के आकार वाले इस तबला वाद्य यंत्र का उपयोग दक्षिण भारत में व्यापक रूप से किया जाता है। नाद स्वरम के साथ पारंपरिक त्योहारों और समारोहों के अवसर पर लोक संगीत और कर्नाटकीय संगीत की थविल शैली का प्रयोग किया जाता है। मुरुगैयन को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कोंगमपट्टू AV मुरुगैयन को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। टेराकोटा की कितनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं ये। वैसे आपके शहर में भी तो कोई ना कोई म्यूजियम होते होंगे ना, जहां हमारे देश की जो पारंपरिक कलाएं हैं उनसे हम अपने युवाओं को रूबरू करा सकें। ले जाइए ना बच्चों को इस वीकेंड पे ऐसे ही किसी म्यूजियम में। जब तक मैं यहाँ की कलाकृतियों का, इस म्यूजियम का आनंद उठाती हूँ, लेती हूँ एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ और कहानियां लेकर। वक्त एक ब्रेक का। बचपन में दादी कहा करती थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिंदगी में यूं तो हम बहुत से उतार चढ़ाव देखते रहते हैं, लेकिन जब मैंने देवेंद्र झाझड़िया की कहानी पढ़ी तब मुझे वास्तव में इन शब्दों का अर्थ पता चला। 8 साल की उम्र में देवेंद्र का बायां हाथ कट गया, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने ठान लिया कि जिंदगी को दिशा तो देनी ही है और उन्होंने भाला फेंक को ही अपना करियर बना लिया। जरा सोचिए, एक हाथ से भाला वो फेंक रहे थे, लेकिन उन्होंने पैरालंपिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने का देश के लिए जो रिकॉर्ड कायम किया, ये कायम करने वाले वे पहले पैराथलीट बन गए। और न केवल भाला फेंक में बल्कि डिस्कस थ्रो इत्यादि अन्य गेम्स में भी वे देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए। उनका जोश, उनका जज्बा, उनके जो मजबूत इरादे थे, वे आज पूरे देश को प्रेरणा भी दे रहे हैं, गौरवान्वित भी कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। शारीरिक बाधाएं कड़े हौसलों के सामने गौण साबित होती हैं। इसे साबित करने वालों में शामिल हैं पैरालंपिक्स में देश के लिए 2-2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट, राजस्थान के जिला चुरू के पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया। 8 वर्ष की बाल उम्र, जब मन जीवन की उमंगों से सराबोर होता है, एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में देवेंद्र ने अपना बायां हाथ खो दिया। इस घटना से गुजर रहे नन्हे देवेंद्र की मानसिक और शारीरिक स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर जीवन ने उन्हें नया लक्ष्य दिया और अपने जीवन की भावी दिशा को बदलने का ठान कर देवेंद्र ने खेल को एक चुनौती के रूप में लिया और भाला फेंकने में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। 9 साल की उम्र में बिजली का करंट लगने से हाथ गंवाना पड़ा था
उस संघर्ष के बाद में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरा घर से बाहर निकलना एक चैलेंज हो गया था कि 9 साल की उम्र में एक बच्चे का हाथ चला जाता तो वो क्या करेगा। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि मेरे को गेम करना चाहिए। आज जो सक्सेस है इस देश के लिए, 3 पैरालंपिक मेडल जीते हैं, 3 मेडल लेने वाला देश का पहला खिलाड़ी हूँ। तो संघर्ष था, सफलता थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि कोई न कोई कहीं ना कहीं एक मैसेज अच्छा जाता है कि एक डिफरेंटली एबल होने के बावजूद भी आज मैं ये मैसेज दे सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में हिम्मत ना हारें, कोई कमज़ोर नहीं है, आप बस मेहनत करें। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने पहला मेडल जीता था 2002 पैरा एशियन गेम बुसान, दक्षिण कोरिया में। जब मैंने मेडल जीता था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। और मुझे आज भी याद है जब हम वापस इंडिया में आए थे, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारा स्वागत किया था। तो उन्होंने एक बात कही कि इतनी छोटी उम्र में इसने गोल्ड मेडल जीता है तो ये लड़का एक दिन जरूर ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। तो जब मैं 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में जो मैंने गोल्ड मेडल जीता तो मुझे वो शब्द याद आ गए उनके। जब मेरे को पद्म अवार्ड मिला था, प्रधानमंत्री जी उस प्रोग्राम में थे, तो मेरे से वो मिलने आए चल करके, तो मैं उनकी तरफ गया। फिर तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे याद आ रहा है कि देवेंद्र, मैं चाहता हूँ इस देश में दिव्यांग और युवा, मुझे कोई निराश नज़र नहीं आना चाहिए। मैं कितना कर सकता हूँ उनके लिए वही करूँगा। और खेल के लिए विशेष तौर पे उन्होंने खेल के लिए तो इतना काम किया है, आप सोच नहीं सकते। आज गरीब किसान का जो बेटा है, वो आज हवाई जहाज़ का सफ़र करता है, इतनी सुविधाएं दे रखी खेलों में। खेलो इंडिया लेकर के आए हैं हमारे। खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा मंच है, दुनिया में इसकी सराहना हो रही है। जब हम दुनिया में जाते हैं तो इनकी खेलों की बहुत चर्चाएं होती हैं। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल युवा निराश ना हो। 1 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप मेहनत करें, अपने आप पे विश्वास रखें, डिसिप्लिन में रहें, आप जरूर कामयाब होंगे। कड़ी मेहनत के बल पर दुर्घटना के मात्र 2 वर्ष बाद ही देवेंद्र ने 2001 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 2002 में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीत देश के लिए ऐसा करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए। भाला फेंक के अलावा भी देवेंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के लिए ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक, गोला फेंक में रजत पदक भी जीता। जब से इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चालू किया है, तब से मैं इनके साथ ग्राउंड में जा रहा हूँ। तो ग्राउंड से लेकर के घर तक जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं या उसके अलावा हैं, शुरुआती जैसे हमने गांव में शुरू किया, वहाँ गांव में स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट भी नहीं होते थे, अभाव में भी जैसे हम वेट रनिंग करते थे। तो आजकल तो क्या जिम में भी ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि आप सिंगल हैंड से भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या है कि हम हमारे एक जुगाड़ से ही कुछ ऐसे वो इक्विपमेंट बनाते थे जिससे एक्सरसाइज हो पाए। तो उसमें मैं साथ लग के करवाता था। जेवलिन वहाँ फेंकने के लिए हमारे पास एक ही होती थी, तो वही जेवलिन आगे फेंकना, फिर मैं आगे से ला के देना। जितने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं सब में मैं बराबर से मैंने इनका साथ दिया है। और उसके अलावा जब जैसे 2002 के बाद से जैसे जैसे हम इंटरनेशनल पे भाई साहब ने आगे स्पोर्ट्स में भाग लिया है, तो स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटी रही हैं ग्राउंड पे, तो उन सब में मैंने इनका साथ दिया। देवेंद्र को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और अपने अनुकरणीय जज्बे के माध्यम से एक मिसाल पेश करने वाले भाला फेंक पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पद्मश्री के सम्मान के लिए अनंत शुभकामनाएं। इस तरह जब प्रकृति के बीच पहुंचते हैं ना, तो बरबस से कुछ गुनगुनाने का मन करता है। और जब काले बादल घिरे हो, हवा चल रही हो, तो ऐसे में कजरी सुनने का अपना मजा है। और देखिए ना, कजरी जैसी लोक विधाएं लुप्त ही हो जाती अगर अजिता श्रीवास्तव जैसी लोक गायिका इन्हें संरक्षित करने का प्रयास ना करती। उन्होंने मिर्जापुर की कजरी को संरक्षित करने में बहुत काम किया।
50 से अधिक वर्षों तक वो कजरी को साथ लेकर आगे बढ़ती रही। नौकरी भी की, सामान्य जीवन की जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कजरी का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि विदेशों तक जाकर भी उन्होंने कजरी की प्रस्तुति दी। अगर कजरी ने उन्हें शोहरत दी तो जन जन तक कजरी पहुंची उन्हीं के कारण, और इसीलिए अजीता श्रीवास्तव के इन्हीं प्रयासों के कारण उन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान। सावन के लोक गीतों में मशहूर है कजरी लोक गायन। हरे रामा मिर्जापुर की कजरी लागे प्यारी रे हरी, लागे प्यारी लागे प्यारी, लागे प्यारी लागे प्यारी, अरे रामा मिर्जापुर की कजरी लागे प्यारी। मिर्जापुर के कजरी गीत के शब्दों को अपने लोक गायन में पिरोकर इस लोक गायन को बदलते वक्त में नया जीवन दे रही हैं मिर्जापुर की प्रसिद्ध कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव, जो 70 के दशक से ही प्रसिद्ध लोक संगीत कजरी से जुड़ी और पिछले 50 वर्षों से विलुप्त होती लोक गीत शैली कजरी को दी नई पहचान। बेमिसाल बाना रंग बनारस के भी चोखा चौचक लाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। ऊपर वाले से मिलने का सबसे सुंदर साधन संगीत है, तो मेरे लिए तो कजली ही जीवन है। अब अंतिम सांस तक मैं कजली यात्रा में ही जाना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ इसी पथ पर। यहाँ आकर मैंने कजली विधा, जो यहाँ की एकमात्र पहचान है मिर्जापुर जनपद की, उसको मैंने आत्मसात किया। और मुझे यहाँ की जो कजरी है, यहाँ की जो मीठी धुन है कजरी की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसी को लेके चल पड़ी। सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं लोकगीतों के संरक्षण के लिए, वह इसलिए सरकार को बहुत बहुत हम लोग साधुवाद और धन्यवाद भी देंगे। इसलिए 2022 में जब ये घोषणा हुई तो इसके लिए तो मैं एकदम हतप्रभ थी। जब वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, तो मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि मुझे पद्मश्री सम्मान से, इसके लिए मोदी सरकार और भारत सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने ऐसे ऐसे चुन चुन के कलाकारों को ढूंढ के भारतवर्ष के लोगों को वो पुरस्कार या सम्मान दे रहे हैं, ये पिछले इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ। 1977 में आकाशवाणी से गायन करियर की शुरुआत करने वाली अजीता पेशे से टीचर रहीं। विवाह के बाद मिर्जापुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। स्कूल, घर की जिम्मेदारी के साथ कजरी गायन की शुरुआत की। कला की साधना में वो ऐसे रमी कि देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी आवाज गूंजने लगी। काशी के विख्यात संगीतज्ञ पंडित महादेव मिश्र के सानिध्य में उन्हें नई पहचान मिली। आकाशवाणी, दूरदर्शन, पर्यटन विभाग, ICCR जैसे कई संस्थानों के साथ जुड़कर वे लोगों के बीच कजरी को लोकप्रिय बनाने में लगातार जुटी रही हैं। हम नहीं हरवा जइबे ना। हम लोगों के साथ काम कर चुके हैं अजीता श्रीवास्तव जी, और बहुत मृदुभाषी और कजली की बहुत अच्छी गायिका है। उनके द्वारा कजली के विकास, कजली के विस्तार में ढेर सारे प्रयास किए गए। विभिन्न स्कूलों के बच्चों को कजली सिखाती हैं और समय समय पर विभिन्न मंचों पर कजली का गायन भी उनके द्वारा किया जाता है। सैकड़ों शिष्या उनकी हैं जो संगीत की शिक्षा उनसे ली है, और उनके माध्यम से संगीत का और कजली का विस्तार हुआ। सावन झरी लागे हो धीरे धीरे सावन। कजरी लोक संगीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले ऋतु गीत हैं। लोक गीतों की रानी कहलाती है कजरी, जो गांवों में सावन के समय गाया जाता है। साहित्यकारों द्वारा अपना लिए जाने के कारण कजरी गायन का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज और भोजपुरी के अलावा संस्कृत में भी कजरी रचना की है। वहीं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई पर तो कजरी और भी मीठी हो जाती थी। कजरी लोक विधा को प्रोत्साहित करने के लिए अजीता श्रीवास्तव को पद्म पुरस्कार के सम्मान की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर हम औरों को चैलेंज करेंगे तो कभी ना कभी लाइफ में हारेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को चुनौती देंगे तो हर बार जीतने की राह स्पष्ट हो जाएगी। और ऐसे लोग जिन्होंने हर बार अपने आप को चैलेंज किया, चुनौती को स्वीकार किया और बढ़ गए आगे ताकि वो देश के विकास से जुड़े किसी न किसी आयाम को समृद्ध कर सके। और ऐसे लोगों को देश ने भी पहचाना और सम्मानित किया पद्म पुरस्कार से, और वे बन गए हमारे पद्म। आज इस कार्यक्रम का दूसरा सीजन समाप्त हो रहा है। हम आपसे इजाजत लेंगे इस वायदे के साथ कि इसका तीसरा सीजन लेकर भी हम जल्द हाजिर होंगे, ताकि हम और आप हम सब प्रेरणा ले सके हमारे देश के इन लोगों से जो यूं तो है साधारण, लेकिन इन्होंने किए हैं असाधारण काम और वे बने हमारे पद्म। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।